हाय फ्रेंड्स, आज एक्टिव से पैसिव का आखिरी क्लास है। आज हम लोग मुख्य तौर पर कोएसिव वर्ब के बारे में जानेंगे और उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए आज हम लोग उन बातों का डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही is eating a sweet mango। मेरे भाई मेरे बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल, एडजेक्टिव या एडवर्ब, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल, एडजेक्टिव या एडवर्ब जुड़ा हुआ हो तो उन सारे चीजों को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उन सारे चीजों को सब्जेक्ट मान लेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बोलिए, ईटिंग क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। और यहां मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वीट एक एडजेक्टिव है और ए क्या है? आर्टिकल। तो जरा सोचिए, ये स्वीट किसके लिए आया है? मैंगो के लिए। ए भी किसके लिए आया है? मैंगो के लिए। तो ऑब्जेक्ट यहां पे केवल मैंगो को ना मानकर इन सारे चीजों को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है? अब हम इसका पैसिव बना लेंगे। आइए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? ए स्वीट मैंगो। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? बाई हिम। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो लिख देना है। क्या रखा है भाई? इज लिख देते हैं। अब दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा देखिए, ईटिंग को कौन सा रूप है? V4। तो बोलिए बी फॉर्म से क्या आएगा? V4। तो बोलो V4 में क्या आएगा? बीइंग प्लस V3 ना, तो ईट का V3 ईटन। ये हमारा पैसिव बन गया। ए स्वीट मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक इसी ढंग से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ए टॉल बॉय gave me a pen, gave a pen। A tall boy gave a pen। एक लंबे लड़के ने एक कलम दिया। चलिए ब्रेक कर दीजिए। बोलिए, गिव क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट कौन है भाई? बॉय। लेकिन जरा आप देखिए, अभी मैंने बोला कि अगर सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल, एडजेक्टिव या एडवर्ब जुड़ा हुआ हो तो उन सारे चीजों को क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट। जरा देखिए तो टॉल क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव। ए क्या है मेरे भाई? आर्टिकल। तो सब्जेक्ट यहां केवल बॉय को ना मानकर किसको मानेंगे? ए टॉल बॉय को। समझ में आ रही है बातें? क्या दिया भाई? ए पेन। ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलिए पैसिव बनाते हैं। बोलिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? ए पेन। सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? बाई ए टॉल बॉय। अब दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? बी फॉर्म प्लस V3। जरा देखिए तो गिव कौन सा रूप है? V2। तो बी फॉर्म से भी V2 आएगा, यानी वाजिया वेयर। तो बोलो तो ए पेन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वाज प्लस V3 ना, तो गिव का V3 क्या होता है? गिवन। ए पेन वाज गिवन बाय ए टॉल बॉय। समझ में आ गई बातें? आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, यदि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किया गया हो। मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा। एक सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किया गया हो, दो अलग अलग एक्शन किया गया हो, तो दोनों कार्यों के लिए अलग अलग बी फॉर्म प्लस V3 लगाना पड़ता है। मैं फिर से बोल रहा हूं,
यदि एक सब्जेक्ट दो कार्य करे तो उन दोनों कार्यों के लिए अलग अलग बी फॉर्म प्लस V3 लगाना पड़ेगा। जैसे पहले यहां पे कुछ एग्जाम्पल को समझिए। मान लिया जाए मैंने लिखा राम इज टीचिंग मी एंड स्कॉल्डिंग यू। राम मुझे पढ़ा रहा है और तुम्हें डांट रहा है। स्कॉल्ड मतलब डांटना, उसी का V4 है स्कॉल्डिंग। अब यहां पे जरा देखिए, आप यहां पे बातों को समझिए कि राम मुझे पढ़ा रहा है और तुम्हें डांट रहा है। तो मेरे भाई यहां सब्जेक्ट कौन है? राम। राम के ही द्वारा दो एक्शन किया जा रहा है, एक पढ़ाने का और एक डांटने का, और इन दोनों कार्यों से अलग अलग ऑब्जेक्ट भी प्रभावित हो रहे हैं। पढ़ाने से मैं प्रभावित हो रहा हूं और डांटने से तुम प्रभावित हो रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर एक सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किया गया हो तो दोनों कार्यों के लिए अलग अलग बी फॉर्म प्लस V3 लगाना पड़ेगा। मेरे भाई यहाँ पे एंड कंजंक्शन है। कहने का मतलब, आपको ये बताने का मतलब क्या है कि जब मैं आपको क्लाउज का डिटेल्स दूंगा तो वहां आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस कैसे जोड़े जाते हैं। अभी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। ये सेंटेंस का निर्माण दो सेंटेंस को मिलाकर किया गया है। पहला सेंटेंस, राम इज टीचिंग मी, और दूसरा सेंटेंस, राम इज स्कॉल्डिंग यू। इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर यह सेंटेंस तैयार किया गया, और जो कॉमन चीजें हैं वो केवल एक बार लिख दी गई है। राम इज टीचिंग मी और दो अलग अलग वर्ब आए हैं। तो यदि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना रहता है तो एक कंजंक्शन लगाना पड़ता है, इसलिए यहां पे लगाया गया है एंड। तो राम इज टीचिंग मी एंड स्कॉल्डिंग यू। ठीक है, इसका डिटेल्स हम लोग क्लाउज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहां पे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर एक सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग कार्य किया गया हो तो दोनों कार्यों के लिए अलग अलग बी फॉर्म प्लस V3 लगाना पड़ेगा। आइए ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को। बोलिए, टीचिंग क्या है? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा भाई? मुझे। तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। एंड क्या है मेरे भाई? कंजंक्शन। स्कॉल्डिंग क्या है मेरे भाई? वर्ब। किसको डांट रहा है? तुम्हें। ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बातें? तो पहले आप यहां से यहां तक का पैसिव बनाइए। बोलिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? आई एम बीइंग टाउट। आई एम बीइंग टाउट, और तब लगा देंगे जो कंजंक्शन आया है उसको, एंड। फिर राम इज स्कॉल्डिंग यू का पैसिव अब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यू आर बीइंग स्कॉल्डेड। यू आर बीइंग स्कॉल्डेड, और लास्ट में सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। तो बोलो क्या लिखेंगे? बाई राम। ये हमारा पैसिव बन गया। आई एम बीइंग टाउट एंड यू आर बीइंग स्कॉल्डेड बाई राम। फिर वही बात, यहां पे एंड कंजंक्शन है और यहीं पे राम के ही द्वारा दो एक्शन हुआ है, तो ये दो अलग सेंटेंस से जुड़ के बना है। पहला सेंटेंस है आई एम बीइंग टाउट बाई राम, और दूसरा सेंटेंस है यू आर बीइंग स्कॉल्डेड बाई राम। तो बाई राम दोनों में कॉमन था, इसलिए मैंने आखिरी में केवल लिख दिया। समझ में आई बातें? मेरे समझ से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे के बातों को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही गेव मी ए पेन। शायद मैंने आपको एक वीडियो में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया था। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो निर्जीव होते हैं और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो मानव होते हैं।
आइए ब्रेक करते हैं। बोलिए यहाँ पे गेव क्या है भाई, वर्ब, ही क्या है भाई, सब्जेक्ट, किसको दिया भाई, मुझे, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्या दिया भाई, ए पेन, ये भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये पेन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि एक ही सेंटेंस में मानव ऑब्जेक्ट भी आए और निर्जीव ऑब्जेक्ट भी आए, तो आप इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा। सबसे पहले यदि आप मानव को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ देंगे। फिर से मेरी बात को सुने, यदि आप मानव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ देंगे। लेकिन अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो मानव ऑब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन टू। आइए बनाकर देखते हैं। मैंने क्या बोला कि मानव को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो मानव मी है भाई, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब क्या लगाएंगे, बी फॉर्म प्लस V3। जरा बोलिए गेव कौन सा रूप है, V2। तो बोलो क्या आएगा, वाज या वेयर। तो आई वॉज गिवन बन गया। और अभी मैंने बोला था कि जब आप मानव को सब्जेक्ट बनाएंगे तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ देंगे। तो निर्जीव क्या है भाई, ए पेन, आई वॉज गिवन ए पेन, और सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, बाई हिम। समझ में आ रही है बातें। दूसरी बात, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं कि इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बना लीजिए, लेकिन करना क्या पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन टू। चलिए बनाकर देखते हैं। बोलिए क्या लिखेंगे, ए पेन वॉज गिवन। अगर आप यहां पे केवल मी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मानव ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना पड़ेगा, टू। क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो ए पेन वॉज गिवन टू मी, और सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, बाई हिम। तो ये इसका दो तरीके से पैसिव बनेगा, आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम और ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम। समझ में आ रही है बातें कि दिक्कत हो रही है। आइए आगे की चीजों को समझते हैं। यदि सेंटेंस में वी, यू, दे, पीपल, पब्लिक, पुलिस या कोई भी प्लूरल नाउन है, यदि उसका प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया हो। व्यापक पैमाना का मतलब क्या है, बड़े तौर पर। व्यापक पैमाना का मतलब बड़े तौर पर। जैसे हम लोग भारत में दिवाली मनाते हैं, तो भाई हम लोग भारत में दिवाली केवल एक घर में मनाते हैं क्या, नहीं, पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। तो ये व्यापक पैमाने पर हुआ। जैसे पब्लिक ने इस एरिया में रोड का डिमांड किया है, मांग किया है, तो पब्लिक का मतलब कोई एक पब्लिक मांगी है, नहीं, सारे लोग मिलकर डिमांड किए हैं। तो जब इनका प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया हो तो पैसिव में इनका चर्चा नहीं किया जाता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, बी, यू, दे, पीपल, पब्लिक, पुलिस इत्यादि का चर्चा बड़े पैमाने पर किया गया हो तो इनका पैसिव में कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। अगर कर भी देते हैं तो कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे राइटर्स के अनुसार ये सुपरफ्लुअस माना जाता है, मतलब गलत प्रयोग समझा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लिया जाए मैंने लिखा बी सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया। वी सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया। हम लोग भारत में दिवाली मनाते हैं। पहले आप ब्रेक कर दीजिए। बोलिए सेलिब्रेट क्या है, वर्ब, बी क्या है, सब्जेक्ट, क्या मनाते भाई, दिवाली क्या है, ऑब्जेक्ट, कहां मनाते हैं भाई, इन इंडिया। तो मेरे भाई ये एडवर्ब है, मैं बता चुका हूं आपको।
एडवर्ब है। चलिए ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे? दिवाली। उसके बाद बी फॉर्म प्लस V3 लगाना पड़ेगा। सेलिब्रेट कौन सा रूप है भाई? V1, तो बी फॉर्म से भी V1 आएगा, क्या लगाना पड़ेगा? इज प्लस V3 ना, तो सेलिब्रेट का V3 क्या होता है? सेलिब्रेटेड। दिवाली इज सेलिब्रेटेड। अब यहां पे सब्जेक्ट को बदलते थे हम लोग बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, बाई अस। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले लिख देता हूं, बाई अस इन इंडिया, मैंने लिख दिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं जरा देखिए तो, बी का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ है या नहीं? हाँ सर, व्यापक पैमाने पर हुआ है। तो यदि व्यापक पैमाने पर किया गया हो तो पैसिव में इनका चर्चा नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यहां बाई अस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसिव क्या बना? दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। समझ में आ रही है बात? जैसे एक सेंटेंस और देखिए, मान लिया जाए मैंने लिखा पीपल डिमांडेड द रोड इन दिस एरिया। लोगों ने इस क्षेत्र में रोड की डिमांड की है। फिर ब्रेक कर दीजिए, बोलिए डिमांडेड क्या है? वर्ब। पीपल क्या है? सब्जेक्ट। क्या डिमांड किया भाई? रोड का, क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। कहां डिमांड किया भाई? इन दिस एरिया, ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे? द रोड। आगे चलते हैं, अब क्या लगाना है? बी फॉर्म प्लस V3। डिमांडेड को देख के बताइए V2 है या V3 है सर? V2 है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हैज हैव हैड नहीं लगा है, इसलिए V2 है। अगर हैज हैव हैड लगा रहता तो ये V3 बन जाता। यहाँ V2 है तो बी फॉर्म से क्या लाएंगे? V2 यानी वाज या बेयर। तो बोलो रोड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज। द रोड वाज प्लस V3 ना, तो डिमांड का V3 डिमांडेड। द रोड वॉज डिमांडेड। अब हम सब्जेक्ट को क्या में बदलेंगे? बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे? बाई पीपल। अब जो एडवर्ब बचा है लिख दीजिए इन दिस एरिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि यदि बी, यू, दे, पीपल, पब्लिक, पुलिस या कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया हो तो पैसिव में उनका कोई चर्चा नहीं होगा। कहने का मतलब यहां बाई पीपल लगाने का कोई जरूरत नहीं है। सही क्या होगा? द रोड वॉज डिमांडेड इन दिस एरिया। समझ में आ रही है बातें? आइए कुछ आगे की चीजों को समझते हैं मेरे भाई। वन, बड़ी, थिंग से अंत होने वाले शब्द जैसे समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, ये 12 शब्द जितने भी हैं वो नॉर्मली तौर पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। किस प्रोनाउन के अंदर? इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर। कहने का मतलब अज्ञात रूप से आने वाले नाउन के बदले में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। खैर अभी हम लोग पैसिव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि वन और बड़ी से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इन शब्दों का भी चर्चा पैसिव में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, अज्ञात रूप से आते हैं, इसलिए इनका प्रयोग पैसिव में नहीं किया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, समवन हैज स्टोलन माई पेन। चलिए ब्रेक कर दीजिए, बोलिए यहां पे स्टोलन क्या है? वर्ब। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
समवन क्या है? सब्जेक्ट। क्या चुरा लिया भाई? माई पेन। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। आइए पैसिव बनाते हैं। बोलिए, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? माई पेन। तब क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आया तो लिख देना है। अब क्या लगाते हैं? बी फॉर्म प्लस V3। जरा देखिए स्टोलन कौन सा रूप है? V3। तो बी फॉर्म से भी V3 आएगा, तो बोलो क्या लाएंगे? बीन। माई पेन हैज बीन प्लस V3 ना, तो स्टील का V3 क्या होता है? स्टोलन। माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब सब्जेक्ट को बदलेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो बाई समवन। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि वन और बडी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउन है, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इनका भी प्रयोग पैसिव में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या बाई समवन लिखना जरूरी है? नहीं, हटा देंगे। लिख भी देंगे तो गलती नहीं है। तो हमारा पैसिव क्या बन गया? माई पेन हैज बीन स्टोलन। समझ में आ रही है बातें? आइए कुछ और चीजों को जानते हैं। मेरे भाई, जनरली अभी हम लोग जानने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। वर्ब में प्रीपोजिशन के लग जाने से वो बन जाते हैं फ्रेजल वर्ब, या उसे प्रीपोजिशनल वर्ब भी कहा जाता है। वर्ब में प्रीपोजिशन का लग जाना, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशनल वर्ब। तो अभी हम लोग प्रीपोजिशनल वर्ब के पैसिव को पढ़ने वाले हैं। जैसे अब प्रीपोजिशनल वर्ब निर्मित कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए मेरे भाई। जैसे मैंने बोला लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। हंसना एक ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव? अगर आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं समझ रहे हैं तो मेरी एक वीडियो है, आप वहां से देख लें। पहले बता दीजिए, लाफ ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव? मेरे भाई ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम ट्रांजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसके बाद एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्रीपोजिशन। तब ये बन जाता है ट्रांजिटिव। जैसे देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लाफ मी। ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं सर, गलत है। ही लाफ मी, वह मुझे हंसता है, ये कोई मतलब नहीं निकला। तो मेरे भाई, लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और आप जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो इस लाफ वर्ब को बनाना पड़ेगा ट्रांजिटिव, यानी क्या जोड़कर? प्रीपोजिशन जोड़कर। अब मैं यहां पे एक प्रीपोजिशन जोड़ देता हूं, ही लाफ एट मी, वह मुझ पर हंसता है। समझ में आ रही है बातें? तो अब जब आप फ्रेजल वर्ब का पैसिव बनाएंगे या प्रीपोजिशनल वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो वहां देखेंगे कि वर्ब के साथ पहले से एक प्रीपोजिशन मौजूद रहता है। तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो उन प्रीपोजिशंस को वर्ब के साथ ही लिख देंगे। जैसे देखिए, चलिए ब्रेक कर दीजिए, बोलिए ही क्या है? सब्जेक्ट। लाफ एट क्या बनेगा भाई? वर्ब। मी क्या बनेगा भाई? ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। सॉरी, ही लाफ्स होगा। चलिए बनाइए, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? आई। अब बोलो, आई बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है ना, तो बोलो लाफ्स को देख के बताओ, V1 है कि V2 है कि V3 है कि V5? तो V5 है, तो बी फॉर्म से V5 लाएंगे तो इज, लेकिन आई को सूट करेगा क्या? नहीं, तो फिर क्या करेंगे? एम। तब क्या लगाएंगे? V3। तो लाफ का V3 क्या होता है? लाफ्ट। आई एम लाफ्ट। अब देखो तो लाफ के साथ प्रीपोजिशन क्या लगा था? एट, तो यहीं पे लगा दो, आई एम लाफ्ट एट। अब सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे? बाई हिम। आई एम लाफ्ड एट बाई हिम। समझ में आ रही है बातें? जैसे ऐसी फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी है, लिसन टू है, एग्री टू है, ठीक है, एक्ट अपॉन है, बहुत सारे वर्ब्स हैं। जैसे एक एग्जांपल को और देखिए। से मैंने बोला, ही एग्रीड टू
माई प्रपोजल, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। फिर वही बात जरा देखिए, एग्री एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ट्रांजिटिव बनाना था तो फिर भाई क्या लगाना पड़ा, प्रीपोजिशन, तब यहां पे ये ऑब्जेक्ट आया है। अगर आप यहां से टू हटा देंगे तो फिर यहां ऑब्जेक्ट नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आ रही है बातें? चलिए ब्रेक कीजिए, बोलिए एग्री टू यहां पे क्या बनेगा, वर्ब, ही क्या बनेगा, सब्जेक्ट, माई प्रपोजल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, माई प्रपोजल। फिर वही बात, सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई हिम। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो लिख देंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो आया ही नहीं। अब बताओ, एग्रीड को देख के बताओ, B1 है कि B2 है कि B3 क्या है? तो सर एग्रीड B2 है, तो बोलो बाजिया वेयर लाएंगे ना, तो माई प्रपोजल के अकॉर्डिंग क्या लाना पड़ेगा, वाज। तब B3 लगाना है, तो एग्री का B3 क्या होता है, एग्रीड ही। एग्री, और देखो प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है, टू, तो यहां लगा देंगे। ये हमारा पैसिव बन गया, माई प्रपोजल वाज एग्रीड टू बाई हिम। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे होंगे आप कि यहाँ दो दो प्रीपोजिशन आ रहा है, इसके पहले भी आप देखे होंगे दो प्रीपोजिशन है। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है इसलिए अपने बाद ये प्रीपोजिशन लिया है, और ये बाई हिम जो बाई आया है तो ये पैसिव वाला बाई आया है एजेंट का काम करने को, एजेंट को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब आखिरी चीजों को हम लोग समझते हैं। अभी मैंने बोला था कि क्वेसिव वर्ब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्वेसिव वर्ब, मेरे भाई ये क्वेसिव वर्ब क्या होते हैं, आप इसे अच्छे से समझिए। वैसे वर्ब जो दिखने में लगते हैं एक्टिव के जैसा, लेकिन वो बिहेव करते हैं पैसिव के जैसा। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे वर्ब जो दिखने में लगते हैं एक्टिव के जैसा, लेकिन बिहेव करते हैं पैसिव के जैसा, उन्हें क्वेसिव वर्ब कहा जाता है। जैसे आप समझिए, मान लिया जाए आप बोले चीनी मीठा लगता है। भाई चीनी मीठा लगता है किसको, चीनी को कि चीनी खाने वाले को? जल्दी बोलो, किसको लगता है, चीनी खाने वाले को, है कि नहीं? तो बोलो जो खाने वाला टेस्ट करेगा तभी बताएगा सर चीनी मीठा है, नमक नमकीन है, मेडिसिन कड़वा होता है। जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा तब तक उसको पता चलेगा क्या? बोलो जल्दी, नहीं। तो जो खाने वाला है वो डूअर है, और जो खाया जा रहा है वो तो रिसीवर है कि नहीं? जैसे चीनी मीठा होता है, मैंने खाया चीनी तो मुझे मीठा लगा, तो खाने का काम तो मैंने किया, जल्दी बोलो, टेस्ट लेने का काम मैंने किया, तो मैं तो डूअर हूं। लेकिन खाया किसको जा रहा है भाई, चीनी को, तो चीनी क्या बनेगा, रिसीवर। बात समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चीनी मीठा होता है, मेडिसिन कड़वा होता है, नमक नमकीन होता है, तो ये सारे शब्द हैं रियलिटी में एक्टिव, लेकिन जब आप इसको रियल मायने में देखेंगे तो इसके बिहेव पैसिव तरीके से नजर आते हैं। डूअर और रिसीवर का लॉजिक मैंने आपको एक वीडियो में दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेसिव वर्ब। मान लिया जाए मैंने एक एग्जांपल लिखा, सुगर टेस्ट्स स्वीट। सुगर टेस्ट स्वीट, चीनी मीठा स्वाद देता है या लगता है। मेरे भाई फिर वही बात अभी मैंने बताया कि ये क्वेसिव वर्ब है टेस्ट यहाँ पे। तो जब आप इसका पैसिव बनाना चाहते हैं क्वेसिव वर्ब का, तो क्वेसिव वर्ब का पैसिव बनाने के लिए हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट का जानना जरूरी है। किसका जानना, कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि ये जब भी बनते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के मदद से बनते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं जानते हैं तो उसकी वीडियो आप देख लीजिए। तो बोलिए यहाँ पे हम लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ। मान लिया जाए मैंने लिखा आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था बी की फॉर्म जब अकेला आए तो क्या बनेगा, मेन वर्ब।
मेन वर्ब तो क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तीन चीज बनता है, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। लेकिन यहां जब भी आप प्रयोग करेंगे तो केवल कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे स्वीट, यहां पे एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कौन है भाई, ना सुगर, ठीक उसी ढंग से यहां सब्जेक्ट कौन है, आई। चलिए बनाइए, बोलिए इसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सुगर, सुगर के साथ ई जाएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, बोलिए जल्दी, इज। तब क्या लगाना है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो बोलो क्या लगाना पड़ेगा, स्वीट, सुगर इज स्वीट। और आगे आप लगाएंगे व्हेन, क्या लगाएंगे, व्हेन। अब इसका भीतरी बना के लिख दीजिए, टेस्टेड, या व्हेन इट इज टेस्टेड, दोनों सही है, व्हेन इट इज टेस्टेड। ये हमारा पैसिव बन गया, सुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, या सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। समझ में आ रही है बातें। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, गुलाब अच्छा महक देता है या अच्छा महकता है। फिर वही बात, फूल अच्छे महकते हैं भाई, किसको, सूंघने वाले को ना, तो सूंघने वाला डूअर, लेकिन ये फ्लावर है क्या, रिसीवर। तो ये लिखे जाते हैं एक्टिव की तरह, लेकिन बिहेव कर रहे हैं पैसिव की तरह, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, क्वेसिव वर्ब। समझ में आ रही है बातें। चलिए फिर वही बात, मैंने बोला क्वेसिव वर्ब का आपको अगर पैसिव बनाना है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो बोलो सब्जेक्ट यहां पे क्या है भाई, द फ्लावर, उसके बाद लगाना है इज एम आर, तो लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद लगाना है कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है भाई, स्वीट, द फ्लावर इज स्वीट। आगे में क्या बोला था लगाने, व्हेन, और इसका V3, स्मेल का V3 क्या होता है, स्मेल्ट, या फिर व्हेन इट इज स्मेल्टेड, सॉरी स्मेल्ट। ये हमारा पैसिव बन गया, द फ्लावर इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, या द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वर्ब आपके लिए, इसे अच्छे से समझिए। मान लिया जाए मैंने लिखा मेडिसिन टेस्ट्स बीटर, मेडिसिन कड़वा लगता है, किसको भाई, खाने वाले को ना, तो खाने वाला डूअर, लेकिन मेडिसिन क्या है, रिसीवर। तो ये दिख रहा है एक्टिव के जैसा, लेकिन बिहेव कर रहा है पैसिव के जैसा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्वेसिव वर्ब। चलिए फिर वही बात, क्वेसिव वर्ब का आपको पैसिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे सब्जेक्ट, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के रूप में बदल देंगे। तो बोलिए सब्जेक्ट क्या है भाई, मेडिसिन, तब क्या लगाना है, इज एम आर, क्या लगाएंगे, इज। बीटर, अच्छा यहाँ इज एम आर ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्टेड लिखा रहता तो वाज वेयर लगाते हैं कि नहीं। चलो तो बोलो मेडिसिन इज, क्या लगेगा, आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्या लगाएंगे, बीटर, मेडिसिन इज बीटर। आगे क्या लगाना है, व्हेन, वर्ब क्या है भाई, टेस्ट का V3 क्या होता है, टेस्टेड, या फिर क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज टेस्टेड। तो ये हमारा पैसिव बन गया, मेडिसिन इज बीटर व्हेन टेस्टेड, या मेडिसिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। समझ में आ रही है बातें। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं पैसिव वर्ब के। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, योर शूज नीड क्लीनिंग, योर शूज नीड क्लीनिंग। मेरे भाई यहां पे आप
थोड़ा सा समझे, यहाँ पे क्लीनिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्लीनिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये जो बिफोर रूप है ना, सेंटेंस में दो काम करते हैं, एक वर्ब का बनना और एक एडजेक्टिव का बनना। ठीक है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कभी ये वर्ब बनता है, कभी ये एडजेक्टिव बनता है। जब ये एडजेक्टिव बनता है तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। खैर अभी आप यहाँ पे इतना ही समझे कि यहाँ पे क्लीनिंग वर्ब नहीं है, कि क्लीनिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे मैंने आपको इसका पहचानने का लॉजिक बताया है कि बिफोर के पहले हेल्पिंग वर्ब आए तो ये वर्ब होगा, नहीं आए तो वो एडजेक्टिव होता है कि नहीं। तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है कि नहीं, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ आता है इज क्लीनिंग, ठीक है, आर क्लीनिंग, वॉज क्लीनिंग, वेयर क्लीनिंग, तो फिर ये क्या बन जाता, वर्ब। चलिए यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब, योर शूज क्या है, सब्जेक्ट। फिर वही बात कि आपको जब इसको बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, बोलिए, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के रूप में बदलना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, योर शूज, तब क्या लगाना है, नीड। अब आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं। नीड जो है कभी कभी मॉडल वर्ब का काम करता है, कभी कभी मेन वर्ब का काम करता है। जब नीड मेन वर्ब का काम करता है तो इसके बाद 2+V1 लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, 2+V1। तो बोलो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। अब बी फॉर्म का V1 लगाना पड़ेगा ना, तब तो ये मेन वर्ब बनेगा। तो बी फॉर्म का V1 बेस फॉर्म क्या होता है, बी। तो बन गया योर शूज नीड टू बी। अब क्लीन का भी 3 लगा दो, बोलो क्या बन जाएगा, क्लीन्ड। योर शूज नीड टू बी क्लीन। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे रहता नीडेड, तो फिर ऐसे ही कर देते, योर शूज नीडेड टू बी क्लीन्ड रहता। मान लिया जाए मैं लिखता योर हाउस, योर हाउस, तो अब नीड नहीं रहता, यहां पे नीड्स हो जाता। तो फिर यहां भी ऐसे होता, योर हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है कि ये नीड जब मेन वर्ब का काम करता है तो इसके बाद 2+V1 लगता है। तो 2 तो आएगा ही, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बनाना था, इसलिए आपको बी फॉर्म का V1 लाना पड़ेगा ना। तो बी फॉर्म का V1 में MRB आता है, लेकिन 2 के साथ M नहीं लगेगा, R नहीं लगेगा, इसलिए यहां क्या लगाया गया, B। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, 1 या 2 बार में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। धन्यवाद।